नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम 1 मार्च से 31 मार्च तक के करंट अफेयर को देखेंगे, जो कि हमारा मंथली करंट अफेयर होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर सप्ताह और हर महीना मैं आपके लिए करंट अफेयर लेकर आता हूं। यह करंट अफेयर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जगह किसकी प्रतिमा को लगाया गया है? आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज के माध्यम से भी। तो राष्ट्रपति भवन में पहले क्या था, ये लुटियंस है, ये ब्रिटिश वास्तुकार है जो राष्ट्रपति भवन के निर्माण में सहयोग प्रदान किए थे। इनका बहुत बड़ा भूमिका रहा है। तो इसके जगह अब वर्तमान सरकार के द्वारा सी राजगोपालाचारी का प्रतिमा लगा दिया गया है। ठीक, आप देख सकते हैं ये प्रतिमा सी राजगोपालाचारी का है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की जगह देश के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी का प्रतिमा का अनावरण किया है। इसे प्यार से लोग राजा जी भी कहते हैं। देखिए, यदि हम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद होता है, और इस समय हमारा जो वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो इनके बाद जो हमारा भारत का प्रथम मतलब आज़ाद भारत का प्रथम वायसराय की बात करते हैं तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। देखिए, इनका यदि हम जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ। उन्होंने, मैंने आपको बताया, 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन का स्थान लिया और 1950 में कार्यकाल समाप्त होने तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में सेवाएं दी। 1950 में संविधान लागू हो जाता है, और संविधान लागू होने के बाद इस पद को हटा दिया जाता है। भारत के सर्वोच्च प्रमुख की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति होते हैं। यदि हम राजगोपालाचारी की बात करें तो महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी रहे हैं, और इन्होंने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। गांधी जी के जेल जाने के दौरान इन्होंने यंग इंडिया का संपादन किया और बाद में 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे, जब बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटा गया था। राजनीति से इतर उन्होंने रामायण और महाभारत का अंग्रेजी और तमिल में अनुवाद किया, और 1954 में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे स्टैटिक फैक्ट है इनके बारे से, आप जरूर याद कीजिएगा। ठीक, क्योंकि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का इनका मूर्ति का अनावरण किया गया राष्ट्रपति भवन में, और ये फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं और आज़ाद भारत का प्रथम वायसराय भी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति जारी की, इसका नाम क्या है? ठीक है, तो भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति की हम बात करते हैं तो इनका नाम है प्रहार। चलिए देखिए, यदि हम प्रहार की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म देखिए। पी से होता है प्रिवेंशन, इसका अर्थ है भारतीय नागरिकों और उनके हितों की रक्षा के लिए आतंकी हमलों की रोकथाम। आर से रिस्पॉन्स है, इसका अर्थ है खतरे के अनुरूप त्वरित और अनुपातिक प्रतिक्रिया। ए से एग्रीगेटिंग, इसका अर्थ है संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण में समन्वय हासिल करने के लिए आंतरिक क्षमताओं का एकत्रीकरण। एच से ह्यूमन राइट्स है, खतरों को कम करने के लिए मानवाधिकार और विधि के शासन पर आधारित प्रक्रिया। ए से है अटेंटिंग, इसका अर्थ है कट्टरपंथ सहित आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली स्थितियों को कम करना। ए से अलाइनिंग है, आतंकवाद का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संरेखित करना। और आर से है रिकवरी, संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण के माध्यम से रिकवरी और लचीलापन। तो ये प्रहार का अर्थ है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में आतंकवाद विरोधी नीति पूछा जा सकता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का खिताब अपने नाम किया है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की हम बात करते हैं तो इस समय इसके विजेता हैं भारतीय सेना। देखिए, भारतीय सेना की हम बात करते हैं तो ये कुल 23 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर है। यहाँ इन्होंने 9 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 8 कांस्य पदक अपने नाम किया है। यदि हम दूसरा स्थान की बात करते हैं तो दूसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश, और तीसरे स्थान पर हम बात करें तो हरियाणा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को टोटल 14 पदक प्राप्त हुआ है, वहीं हरियाणा को कुल 7 पदक प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
हाल ही में जारी ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट की बात करते हैं तो इसमें भारत को 60वां स्थान प्रदान किया गया है। देखिए किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो सैपियन लैब के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें 84 देशों को शामिल किया गया और इसमें भारत का स्थान 60वां है। इस रिपोर्ट के अनुसार 18 से 34 वर्ष की आयु के भारतीय युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य और वेलबींग स्कोर काफी कम पाया गया, जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा करता है। वही पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन 78वें स्थान पर, श्रीलंका 79वें स्थान पर और भूटान 125वें स्थान पर है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में पहली बार पहुंचकर कौन सी टीम विजेता बनी है? तो पहली बार विजेता बनी है जम्मू और कश्मीर टीम। ठीक है, इन्होंने कर्नाटक को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो कर्नाटक उप विजेता टीम रही है। देखिए यह मैच की हम बात करते हैं तो हुबली के KSCA स्टेडियम में खेला गया था। जम्मू कश्मीर 584 रन बनाया, ठीक, पहली पारी में, और 291 रनों की बढ़त के साथ जीत अपने नाम किया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो माउंट आबू का नाम बदलकर अबू राज रख दिया गया है। ठीक है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल हैं, नाम बिल्कुल याद रखिए। कई बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री या राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को सम्मान देने के लिए 3 शहरों का नाम बदला गया है। कौन कौन सा 3 शहरों का नाम बदला है? तो पहला शहर है माउंट आबू, इसका नाम बदल के अबू राज कर दिया गया है। दूसरा शहर है कामा, इसका नाम बदल कर कामवन कर दिया गया है। और तीसरा शहर है जहाजपुर, इसका नाम बदलकर यज्ञपुर कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें जितना भी क्वेश्चन लाया गया सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप राजस्थान के हैं तो तभी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी भी राज्य के हो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन यदि आप जिस राज्य से संबंधित है उससे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह बहुत ज्यादा चांस होता है आने का। हाल ही में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, भारत में प्रोजेक्ट चीता लागू किया गया। भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत सबसे पहले नामीबिया से 8 चीता लाया गया और इसी के तहत अब अंतिम में बोत्सवाना से लाया गया। इससे पहले यदि हम बात करते हैं, नामीबिया से पहले भी अफ्रीकी देश से लाया गया है और अभी हाल ही में बोत्सवाना से लाया गया है। और यहाँ से जो चीता लाया गया है, कुल 9 चीता लाया गया है और इसे पुनः फिर से कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। कूनो नेशनल पार्क की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में है। इसी नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट चीता का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें जो 9 चीते शामिल है इसमें 6 मादा और 3 नर शामिल है। इससे पहले मैंने आपको बताया 2022 में नामीबिया से 8 चीता लाया गया था और 2022 में पहली बार प्रोजेक्ट चीता भारत में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश से 10 वर्षों में लगभग 10,000 टन यूरेनियम की आयात करने के लिए समझौता किया? तो 10,000 टन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा होता है। 10 वर्षों के लिए यह समझौता लागू किया गया है। भारत और कनाडा के बीच यह समझौता लागू हुआ है। कब लागू हुआ है? तो ये 2 मार्च को लागू हुआ है। ठीक, याद रखेंगे। और भारत यूरेनियम आधारित ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा तत्पर है, अग्रेसिव भी है। और इसी के लिए यदि हम पिछले दिसंबर 2025 की बात करते हैं तो इस समय शांति बिल लाया गया। शांति बिल के साथ अब न्यूक्लियर क्षेत्र में भी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भी अब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है। इससे पहले सरकार स्वयं एनर्जी उत्पादन करती थी, अब कोई प्राइवेट संस्था भी एनर्जी उत्पादन कर सकती है। कनाडा के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, मार्क कार्नी, ये 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक भारत की यात्रा पर रहे हैं। ठीक है, कनाडा की हम बात करते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादक में से एक है। कनाडा की कंपनी कैमेको वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, याद रखेंगे। और इस समझौते के तहत 2027 से 2035 तक लगभग 10,000 टन यूरेनियम भारत को दिया जाएगा और भारत इसके बदले 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर कनाडा को प्रदान करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान की हम बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ठीक, देखिए प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है मानव और वन्य जीवों के बीच होने वाले संघर्ष को कम करना और घायल जंगली जानवरों को समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करना है।
देखिए, इस योजना को आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वन मंत्री की हम बात करते हैं पवन कल्याण, तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया? तो मार्च 2026 में लॉन्च किया गया। यदि हम हनुमान का पूर्ण रूप की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है हीलिंग एंड नर्सिंग यूनिट फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नरिशिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। याद रखेंगे, भारत सेमीकंडक्टर निर्माण में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है सेमीकंडक्टर निर्माण को, और भारत का लक्ष्य था कि 2025 तक सेमीकंडक्टर लॉन्च कर दिया जाएगा और इसके तहत लॉन्च भी कर दिया गया है। ठीक है, विक्रम 32 की बात करते हैं तो विक्रम 32 बिट का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर जो कि सेमीकंडक्टर से ही निर्मित होती है। ठीक, तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग और पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। यह परियोजना माइक्रॉन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत 2516 करोड़ है। डी रैम और नैंड जैसे एडवांस मेमोरी उत्पादों का निर्माण करना इसका मुख्य लक्ष्य है। भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना मेक इन इंडिया और डिजिटल भारत अभियान को मजबूती प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा दूरसंचार सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन की बात करते हैं तो ये बार्सिलोना में किया गया है। बार्सिलोना स्पेन में स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है। देखिए, यह सम्मेलन स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित हुआ, जहां दुनिया भर की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियां और नीति निर्माता एकत्रित हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया है? तो ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका दोनों संयुक्त रूप से मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया है। अब यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। उधर जवाबी हमले में ईरान का भी हम देख रहे हैं। ठीक है, और इन युद्ध के माध्यम से हम ये मतलब इस युद्ध के कारण आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में मतलब वैश्विक ऊर्जा संकट का समस्या हम देख रहे हैं। हमारे भारत की हम बात करते हैं तो भारत में भी ऊर्जा संकट है, जहाँ पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस अब बहुत ही मुश्किल से मिल पा रही है। ठीक है, एलपीजी गैस की हम बात करें तो देखिए, सरकार इसके द्वारा भी अलग अलग नियम बना दिया गया है कि 25 दिन से पहले आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा या 45 दिन से पहले आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन के तहत ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को उनके आवास पर मार दिया गया। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 से कितने प्रतिशत इथेनॉल और कितने रिसर्च ऑक्टेन नंबर वाले पेट्रोल की पूरे देश में बिक्री जरूरी कर दी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20% इथेनॉल और 95% रिसर्च ऑक्टेन नंबर है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2026 से इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल बेचना जरूरी कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो हम लोग क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा आयात करते हैं तो उसमें कमी हो। ठीक है, इससे फंड भी बचेगा और साथ ही साथ इसमें इथेनॉल को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसानों से, जैसे गन्ना, मक्का की हम बात करते हैं तो वहाँ से जो इथेनॉल उत्पादन होगा तो कहीं ना कहीं किसानों को भी फायदा होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो ये है सुनेत्रा पवार जी। ठीक है, तो सुनेत्रा पवार की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। हाल ही में इनके पति अजित पवार का दुर्घटना में मृत्यु हो गया, वायु दुर्घटना में, और इनकी पत्नी यानी कि सुनेत्रा पवार को इनके जगह पर उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया और अब इसे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अब अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति ने बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का यदि हम नया राज्यपाल की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद अता हसनैन। हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा 9 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या वहां के प्रमुख का नियुक्ति को नवीन नियुक्ति किया गया है और इसी के तहत बिहार में सैयद अता हसनैन को चुना गया है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा किन 9 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में नया राज्यपाल या उपराज्यपाल की नियुक्ति किया गया। नियुक्ति कब किया गया? तो 6 मार्च 2026 को किया गया है। इसे आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस राज्य के राज्यपाल कौन है या उपराज्यपाल कौन है। ठीक है, तो राज्यपाल समझिएगा, राज्यपाल राज्य के होते हैं, वही
केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, चूंकि मुख्य रूप से वहां केंद्र का शासन चलता है तो वहां पे राज्यपाल ना बोल के हम उपराज्यपाल या फिर प्रशासक भी बोल देते हैं। ध्यान रखेंगे, उपराज्यपाल 3 शब्द याद रखिए। पहला होता है राज्यपाल, दूसरा उपराज्यपाल और तीसरा होता है प्रशासक। ठीक है, तो ये राज्यों के लिए है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, हालांकि तीनों संवैधानिक प्रमुख ही हैं। उपराज्यपाल की हम बात करते हैं तो ये केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जहां पे चुनाव होता है, जहां विधानसभा गठन है। प्रशासक की बात करते हैं जहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, जैसे कि चंडीगढ़, तो ऐसे के लिए प्रशासक नियुक्त किया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल या उपराज्यपाल को नियुक्त किया गया है। देखिए, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक, और इसका नियुक्ति का कोई समय सीमा नहीं रहता, कभी भी अपने पद से इसे हटा भी दिया जा सकता है। महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो जिष्णु देव वर्मा जी हैं, तेलंगाना में शिव प्रताप शुक्ल जी हैं, पश्चिम बंगाल में RN रवि हैं, नागालैंड में नंद किशोर यादव हैं, बिहार में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन हैं, तमिलनाडु में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेंकर है, हिमाचल प्रदेश में कविंदर गुप्ता है, लद्दाख में विनय कुमार सक्सेना है, दिल्ली में तरनजीत सिंह संधू है। लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, लद्दाख की हम बात करते हैं तो लद्दाख में भी चुनाव होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ उपराज्यपाल शब्द दिया गया है। तो यहाँ के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, अभी हमने देखा लद्दाख की हम बात करते हैं तो लद्दाख में विनय कुमार सक्सेना जी हैं। इससे पहले विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल थे। दिल्ली के उपराज्यपाल से अभी इन्हें लद्दाख के उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 किस तिथि को मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं, मनाया जा चुका है। ठीक, कब मनाया गया? प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाया सके या फिर इसमें उनका वृद्धि किया जा सके। इस बार जो महिला दिवस है उसका थीम था गिव टू गेन। किस राज्य में प्रसिद्ध अटुकल पोंगाला उत्सव शुरू हुआ? तो अटुकल पोंगाला उत्सव की बात करते हैं तो केरल राज्य में मनाया जाता है। यह जो उत्सव है कृषि प्रधान उत्सव है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित अटुकल भगवती मंदिर में प्रसिद्ध अटुकल पोंगाला उत्सव मनाया गया। यह उत्सव दुनिया में महिलाओं के सबसे बड़े धार्मिक जमावड़ों में से एक है। इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इस अवसर पर लाखों महिलाएं एकत्रित होकर मिट्टी के बर्तन में देवी को पोंगाला का प्रसाद चढ़ाती है। पोंगाला यानी कि खीर, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए पोंगल की हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। अटुकल पोंगाला केरल में मनाया जाता है। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देखिए, पहला भारतीय राज्य जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने योजना की घोषणा की है। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य के द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। ठीक है, सरकार के द्वारा यह निर्णय 6 मार्च 2026 को किया गया है। ठीक, यदि हम कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करें तो सिद्धरामैया जी हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों पर मोबाइल और अत्यधिक स्क्रीन टाइम के नकारात्मक प्रभाव को कम करना है। और कर्नाटक ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2027 के शुभंकर का नाम बताएं। जनगणना 2027 की हम बात करते हैं तो इसके शुभंकर है प्रगति और विकास। आप देख सकते हैं प्रगति एक महिला है और विकास एक पुरुष है। ठीक है, कब इसका अनावरण किया गया? तो 5 मार्च 2026 को अनावरण किया गया है। देखिए यदि हम जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना पहली बार हो रही है जो डिजिटल होगी। ठीक है, 2027 का जनगणना 2 फेज में होगा और ये डिजिटल जनगणना होगा और पहली बार जातिगत जनगणना भी हो रहा है डिजिटल के साथ साथ, और इसमें स्वगणना भी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 138 वर्ष पूरे करने वाला हट्टी रिसाला महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हट्टी रिसाला महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। देखिए हट्टी रिसाला महोत्सव की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में मनाया गया। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के जालना जिले में मनाया गया है। यह उत्सव 138वें वर्ष या 138वें संस्करण के तौर पे मनाया गया 2026 में। ठीक है, और होली के अगले दिन धुर्जी वंदन को आयोजित किया गया।
सजाया गया। देखिए इस महोत्सव में क्या होता है, हाथी को सजाया जाता है और इस हाथी में राजा और प्रधानमंत्री का प्रतीकात्मक आकृतियां बैठाई जाती है। जो वहाँ जो भीड़ इकट्ठी होती है या भक्त इकट्ठे होते हैं उसे रेवड़ी नामक मिठाई बांटते हैं। प्रतिभागी इसमें जो भाग लेते हैं पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, ढोल की थाप, रंगों और भव्य जुलूस के साथ शहर की सड़कों से गुजरते हैं ये। ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर जनजातीय कला उत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो जनजातीय कला उत्सव की बात करते हैं तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक, यह उत्सव 12 दिवसीय था। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जूएल ओराम द्वारा 2 मार्च 2026 को इसका उद्घाटन किया गया। इसमें 30 से अधिक जनजातीय कला रूपों का प्रदर्शन किया गया है। यह आयोजन जनजातीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के 10वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 10वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। ठीक है दोस्तों, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप से संबंधित काफी डिटेल्स वीडियो मैंने बनाया है अपने यूट्यूब चैनल में, आप देख सकते हैं। ठीक, T20 विश्व कप की बात करते हैं तो भारत इसमें कई इतिहास रच दिया है, जैसे कि भारत अपनी ही मेजबानी में जीतने वाला पहला देश बन गया है। दूसरा, भारत 3 बार खिताब अपने नाम कर लिया है, पहला देश बन चुका है। भारत अपने खिताब को, पूर्व खिताब को बचाने में सफलता प्राप्त किया है, तो ऐसा करने वाले भी पहला देश बन गया है। ठीक है, तो भारत इससे पहले 2007 में, 2024 में और अब 2026 में, तो तीनों वर्ष भारत इस खिताब को अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया, जहां भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में स्वास्थ्य और पोषण संबंधी हस्तक्षेपों को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो नीति आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। नीति आयोग से पहले योजना आयोग चलता था, उसे हटाकर 2014 में नीति आयोग लाया गया है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, नीति आयोग का वर्तमान कार्यकारी उपाध्यक्ष चुना गया है, किसे बनाया गया है? आप इसका उत्तर दीजिएगा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का यूनिसेफ इंडिया। देखिए नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण परिणामों में सुधार लाने के लिए यूनिसेफ इंडिया के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। यह पहल भारत भर में आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉकों पर केंद्रित है। इस सहयोग का उद्देश्य कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु पोषण परिणामों में सुधार लाना है। चलिए यदि हम बात करते हैं यूनिसेफ का, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को होता है। मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है और इसके कार्यकारी निदेशक है कैथरीन एम रसेल। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत असम में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी? तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली महिला की हम बात करते हैं तो यह है दीपाली दास। ठीक है, याद रखेंगे, नागरिकता प्राप्त करने वाली। नागरिकता संशोधन अधिनियम हाल ही में लागू किया गया था सरकार के द्वारा, इसके लिए संविधान संशोधन पारित किया गया है और इसी के तहत दीपाली दास को पहला मतलब ऐसे नागरिक है जिसे CAA के तहत नागरिकता प्रदान किया गया है। देखिए दीपाली दास असम की रहने वाली है। असम के कछार जिले के धोलाई ब्लॉक के हवाई थांग की निवासी है। कई वर्षों की कानूनी अनिश्चितता के बाद उन्हें 6 मार्च 2026 को नागरिकता प्रदान किया गया। दीपाली दास 7 फरवरी 1988 को अपने पति के साथ बांग्लादेश से भारत आई थी। देखिए जो नवीन, यदि हम नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात करते हैं तो इसमें यह कहा गया कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से ऐसे कई देश है, यहाँ से यदि कोई भारत में निवास करते हैं तो उसे अब इस अधिनियम के तहत भारत का नागरिकता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? किस वर्ष तक? तो 2028 तक। यदि हम बात करते हैं तो दिसंबर 2028 तक जल जीवन मिशन 2.0 सरकार के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, देखिए कब फैसला लिया गया? तो 10 मार्च 2026 को यह फैसला लिया गया है। जल जीवन मिशन भारत सरकार की प्रमुख योजना है। 2019 में इस योजना को प्रारंभ किया गया। यह योजना जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच अभ्यास लामितीय का आयोजन मार्च 2026 में हुआ? तो अभ्यास लामितीय की हम बात करते हैं तो भारत और सेशल्स के मध्य हुआ है। देखिए भारत कई देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है, तो हाल ही में लामितीय के साथ किया गया है और हाल ही में सेशल्स के साथ किया गया है और इस अभ्यास का नाम दिया गया अभ्यास लामितीय। देखिए यह इसका 11वां संस्करण जो 9 से 20 मार्च 2026 तक चला। भारतीय सशस्त्र बल का तीनों सेनाओं नौसेना, थल सेना, वायुसेना तीनों ने इसमें भाग लिया है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और सेशल्स के बीच घनिष्ठ रक्षा संबंधों को दर्शाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करने वाले देशों में कौन शामिल नहीं है? तो कौन सा देश शामिल नहीं है? तो देखिए 2026 की फीफा की बात करते हैं तो इसमें 3 देश संयुक्त रूप से मेजबानी करेगा, जिसमें यूएसए, मैक्सिको और कनाडा शामिल है। ब्राजील शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। देखिए इस विश्व कप की हम बात करते हैं तो इसमें 48 टीम भाग लेगी और इस तरह ये पहला विश्व कप होगा जो अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा, ठीक है, या विश्व कप होगा। ठीक, शुभंकर की हम बात करते हैं तो देखिए 3 शुभंकर है। क्लच, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईगल है जो अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेगा। मेपल, ये एक मूस है, जानवर है, ठीक है, ये हिरन प्रजाति से संबंधित है, ये कनाडा का प्रतिनिधित्व करेगा और गोलकीपर है। वही हम जायू की बात करते हैं तो ये जायू है, जायू मैक्सिको का प्रतिनिधित्व करेगा और एक स्ट्राइकर है। चर्चा में रहा प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो प्रोबा 3 की हम बात करते हैं तो यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। देखिए यदि हम इस मिशन की बात करें तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 सौर मिशन से जुड़ा क्रोनोग्राफ अंतरिक्ष यान तकनीकी समस्या के कारण अस्थायी संपर्क से बाहर हो गया। 2025 में इसे लॉन्च किया गया था। प्रोबा मिशन 3 की हम बात करते हैं तो देखिए यह विश्व का पहला अत्यधिक सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग उपग्रह मिशन है। इसे दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया, आप इसे सुधार लीजिएगा, ठीक है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य था या उद्देश्य था सूर्य के बाहरी वायुमंडल, जिसे कोरोना कहा जाता है, का अध्ययन करना। सामान्य परिस्थितियों में सूर्य की तेजी से जो रोशनी आती है, ठीक है, उसके कारण स्पष्ट रूप से देख पाना कठिन हो जाता है, ठीक है, तो कोरोना है उसका अध्ययन करना है। भारत का हम बात करते हैं, भारत भी इसी तरह का, भारत का पहला सूर्य मिशन, याद रखेंगे इसे भी, भारत का पहला हम सूर्य मिशन की बात करते हैं तो इस मिशन का नाम है आदित्य L1, ठीक है, तो ये भी लॉरेंस वक्र 1 पे ये स्थित है और इसका भी कार्य है सूर्य का अध्ययन करना। इनोवेस्टर बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 54वां स्थान पर है। देखिए स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र का विश्लेषण करने वाली संस्था स्टार्टअप ब्लिंक ने नव प्रवर्तक व्यावसायिक पर्यावरण सूचकांक 2026 लॉन्च किया है। भारत इसमें 54वें स्थान पर है। पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। सूचकांक का आधार की हम बात करते हैं तो नियामक वातावरण, पूंजी की उपलब्धता, बुनियादी ढांचा और नवाचार और स्टार्टअप समर्थन है। बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार किसे मिला है? तो बीसीसीआई के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और इस बार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर यानी कि महिला क्रिकेटर की बात करते हैं तो स्मृति मंधाना को प्रदान किया गया है। चलिए और कुछ फैक्ट जानते हैं। देखिए बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे बीसीसीआई कहा जाता है, प्रतिवर्ष खेल में असाधारण उपलब्धियां और दीर्घकालिक योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक, आप इस चीज को याद रखेंगे। अब हम विजेताओं की बात करें तो देखिए पॉली उमरिगर पुरस्कार ये पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष को दिया जाता है, तो ये है शुभमन गिल। वही सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर की बात करें महिला को तो ये है स्मृति मंधाना। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष हर्षित राणा है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये मिला है रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को, संयुक्त रूप से मिला है, दोनों को ध्यान रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला की बात करते हैं तो एन श्री चरनी है और बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो मिताली राज को प्रदान किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इंडियन वेल्स ओपन 2026 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल खिताब की हम बात करते हैं तो जेनिक सिनर को प्रदान किया गया है। देखिए, वही हम बात करते हैं महिला एकल के खिताब, तो ये खिताब आरेना सबलेंका को प्रदान किया गया है। इन्होंने कजाकिस्तान की एलेना रिवाकिना को हराया है। ठीक, तो ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इंडियन वेल्स ओपन के बारे में। देखिए, इंडियन वेल्स ओपन एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट है जो हर साल इंडियन वेल्स में आयोजित किया जाता है। इसका आधिकारिक नाम PNB पारिबास ओपन है। यह ग्रैंड स्लैम के बाद सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के तौर पर से गिना जाता है। ठीक, ये टेनिस टूर्नामेंट है। ग्रैंड स्लैम की हम बात करते हैं तो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है, जिसमें पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, ठीक, तीसरा विंबलडन और चौथा है US ओपन। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम है, वर्ष में 4 होता है। और ग्रैंड स्लैम के बाद इंडियन वेल्स सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट है। इंडियन वेल्स नाम भारत से संबंधित नहीं है, यह नाम अमेरिका के शहर इंडियन वेल्स से आया है जहां यह टेनिस टूर्नामेंट आयोजित होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो हाल ही में संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाया गया है और यह संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत लाया गया है। वर्तमान में हम बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इन्हें ही पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने के समान ही है। देखिए, यह भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार है जब किसी कार्यरत मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए औपचारिक नोटिस दिया गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के कामकाज में पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण हुआ है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। संसद के बजट सत्र के दौरान मार्च 2026 में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए नोटिस दिया है। ठीक है, मार्च 2026 में नोटिस दिया गया है। अब देखना यह है कि इनके खिलाफ महाभियोग चलता भी है कि नहीं चलता है। इसमें 193 सांसदों ने हस्ताक्षर किया है, जिसमें 130 लोकसभा से और 63 राज्यसभा के सांसद शामिल हैं। तो इतिहास में पहली बार है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाए। अब हम बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो इन्होंने हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा के लिए चुनाव का घोषणा कर दिया गया है और अप्रैल में चुनाव भी होना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो कौन सा राज्य टॉप पर है? तो यह है ओडिशा। पिछले बार भी हम बात करते हैं तो ओडिशा टॉप पर रहा था। देखिए, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, तो जो राज्य अपने वित्त को जितना अच्छा व्यवस्थित करके रखता है उस राज्य को उतना अच्छा रैंक मिलता है। इस तरह से यदि हम बात करते हैं तो शीर्ष प्रदर्शन जो अचीवर्स राज्य है उसमें ओडिशा प्रथम स्थान पर है, गोवा द्वितीय स्थान पर और झारखंड तृतीय स्थान पर है। उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। वही हम न्यूनतम रैंक वाले राज्य की बात करते हैं तो पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल है। निचले पायदान की बात करें, सबसे निचले पायदान की, तो हिमाचल प्रदेश और मणिपुर है। तो याद रखिएगा, आप इन राज्यों से संबंधित हैं तो आप इसे ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 2025 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यदि हम इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो ये 60वां क्रम के है, 2025 के लिए प्रदान किया गया है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर वैरमुथु। देखिए, तमिल कवि और गीतकार आर वैरमुथु को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 2025 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इसके बाद हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आता है साहित्य पुरस्कार। ठीक है, देखिए, यदि हम आर वैरमुथु की बात करें तो ये तमिल से संबंधित है और तमिल के तीसरे लेखक है जो यह पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1961 में हुआ। किसके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो याद रखेंगे, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है और सबसे पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2026 किसने जीता है? तो ऑस्कर बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कारों में से शामिल है, क्योंकि यदि हम एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में बात करते हैं तो ऑस्कर पूरे विश्व के प्रथम स्थान पर है। ठीक है, भारत की हम बात करते हैं तो भारत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड है जो प्रतिवर्ष दिया जाता है, भारत सरकार के अंडर है ये। तो ऑस्कर की हम बात करते हैं तो देखिए ऑस्कर अवार्ड 2026, तो इसमें फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर है। देखिए वन बैटल आफ्टर अनदर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर है पॉल थॉमस एंडरसन और प्रोड्यूसर एडम सोमनर, सारा मर्फी और पॉल थॉमस एंडरसन है। ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं तो यह इस बार का 58वां संस्करण है। लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 15 मार्च 2026 को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। चलिए अब हम कुछ सूचियों की बात करते हैं विजेताओं की। तो बेस्ट पिक्चर मैंने अभी आपको बताया वन बैटल आफ्टर अनदर है। बेस्ट एक्टर माइकल वी जॉर्डन है, फिल्म सिनर्स के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो जेसी बकली है, हैमनेट के लिए दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए पॉल थॉमस एंडरसन को प्रदान किया गया है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू को दिया गया है। वही बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म के पॉप डीमन हंटर्स को दिया गया है। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म द गर्ल हु कायर्ड पर्ल्स को दिया गया है। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले सीनर्स को प्रदान किया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन को दिया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म ऑल द एम्प्टी रूम्स को दिया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन को दिया गया है, ये रिपीट हो गया है। ओरिजिनल सॉन्ग के लिए गोल्डन को दिया गया है के पॉप डेमन हंटर्स के लिए। तो ये कुछ प्रमुख पुरस्कारों की सूची है। इसमें आप इतना याद रखिएगा, ऊपर का ये 4 पुरस्कार को याद रखिएगा, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 98वें ऑस्कर अवार्ड समारोह 2026 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? तो अभी मैंने आपको बताया बेस्ट एक्टर का अवार्ड की हम बात करते हैं तो यह पुरस्कार माइकल बी जॉर्डन को दिया गया है। कौन से फिल्म के लिए? तो सिनर्स फिल्म के लिए दिया गया है। ठीक, फिल्म सिनर्स के लिए दिया गया है। वह लीड एक्टर कैटेगरी में ऑस्कर जीतने वाले 6ठे अश्वेत एक्टर भी बन गए हैं। माइकल बी जॉर्डन सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बताया और मैंने आपको ये बताया कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। वही हम बात करते हैं दूसरा पुरस्कार की, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है। चलिए प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ममता कालिया को। तो देखिए यह पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। वही ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो हिंदी भाषा के लिए ममता कालिया को दिया गया है। वही हम बात करते हैं, ममता कालिया को यह पुरस्कार उनके हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है। वही हम बात करते हैं अंग्रेजी उपन्यास के लिए या अंग्रेजी भाषा के लिए, तो नवतेज सरना को प्रदान किया गया है और उर्दू के लिए प्रीतपाल सिंह बेताब को दिया गया है। मैंने अभी आपको बताया साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। इस बार यह पुरस्कार 8 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 6 लघु कथा या फिल्म बोल दे, 2 निबंध, 1 साहित्यिक आलोचना, 1 आत्मकथा और 2 संस्मरणों के लिए प्रदान किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए। तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 को होता है। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद, मैंने आपको बताया। इस पुरस्कार की हम बात करते हैं तो प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। 24 भाषाओं में दिया जाता है। यदि हम संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है और इसके साथ ही साथ अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा के लिए दिया जाता है। पात्रता की बात करते हैं तो देखिए पुरस्कार पूर्व वर्ष के 5 वर्ष के भीतर प्रकाशित एक मौलिक रचना होनी चाहिए। लेखक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक, यदि ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार
के लिए भी शर्तें यही है कि भारतीय नागरिक को दिया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। वही हम बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी के द्वारा अन्य पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है, जिसमें से युवा पुरस्कार है, बाल साहित्य पुरस्कार है, साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार है, भाषा सम्मान है इत्यादि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो हम बात करते हैं भारत को, तो भारत को 116 स्थान प्रदान किया गया है। वही हम बात करते हैं भारत के 2025 के लिए, तो 2025 में भारत को 118 स्थान प्रदान किया गया था। प्रथम स्थान की बात करते हैं तो देखिए प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। ठीक है, फिनलैंड लगातार 9वां बार यह खिताब अपने नाम किया, मतलब 9वां बार शीर्ष पर रहा है। देखिए रिपोर्ट जारीकर्ता की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बेलबिंग रिसर्च सेंटर के द्वारा प्रकाशित किया गया। फिनलैंड लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। और सबसे दुखी देश की बात करते हैं तो इसमें अफगानिस्तान, सियरा लियोन, मालवी, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना है। ठीक है, तो फिनलैंड प्रथम स्थान पर, आइसलैंड द्वितीय स्थान पर, डेनमार्क तृतीय स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देशों की हम बात करते हैं तो चीन, नेपाल, पाकिस्तान, इन तीनों देशों का स्थिति भारत से काफी अच्छा है। ठीक है, सबसे ज्यादा अच्छा स्थिति है चीन का 65वां स्थान पर है और लास्ट में हम बात करते हैं तो श्रीलंका 134वां स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की हम बात करते हैं तो साध्वी निरंजन ज्योति को अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2019 में ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद संभाला और 2021 में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री रही थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 14 अगस्त 1993 को होता है। यह एक वैधानिक निकाय है और बाद में 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया उस समय 102वां संविधान संशोधन किया गया। यह संविधान संशोधन 2018 में किया गया और इसके तहत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया संविधान में, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये कुछ फैक्ट है, आप याद रखिएगा, संविधान संशोधन को याद कीजिएगा। ठीक है, और किस वर्ष बना, ठीक है, संवैधानिक दर्जे से प्रदान किया गया किस वर्ष, 2018 में प्रदान किया गया है, मुख्यालय नई दिल्ली है। तो इतना ये फैक्ट आप याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य में प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की गई? तो प्रोजेक्ट गंगा की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में शुरुआत किया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया गया है। इसके तहत लगभग 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है, फाइबर नेटवर्क का विस्तार करना है, डिजिटल शिक्षा और ई लर्निंग को बढ़ावा देना है। ठीक है, ई गवर्नेंस को भी बढ़ावा देना इसके साथ ही साथ। अब अगला क्वेश्चन देखिए। जोस एंटोनियो कास्ट्रिस्ट किस देश के 38वें राष्ट्रपति बने हैं? तो हम बात करते हैं जोस एंटोनियो कास्ट्रिस्ट का, तो ये चिली देश के 38वें राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक, कब बने? तो देखिए 11 मार्च 2026 को इन्होंने शपथ लिया है। इनका कार्यकाल 2026 से 2030 तक रहेगा। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक के बाद इस पद को संभाला है। इसकी हम बात करते हैं तो ये 60 वर्ष के हैं, एक वकील है पेशे से और रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य में ऑपरेशन जेरिको चलाया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन से संबंधित आप क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। देखिए मिजोरम सरकार ने ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन जेरिको अभियान शुरू किया है। यदि हम इस अभियान की उद्देश्य की बात करते हैं तो सीमा क्षेत्रों में ड्रग्स तस्करी पर नियंत्रण करना, युवाओं को नशे से बचाना, पुलिस और एजेंसियों के संयुक्त अभियान से ड्रग्स तस्करी एवं नशे से बचाव करना है। तो ये मुख्य उद्देश्य है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी प्रदान की है? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, तो इच्छा मृत्यु देने वाले
यदि हम भारत की बात करते हैं तो पहली बार किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? तो भारत के द्वारा दिया गया है। और किसे दिया गया है तो इसे भी याद रखेंगे, तो हरीश राणा को दिया गया है। ठीक, देखिए न्यायालय ने लाइलाज बीमारी से ग्रस्त 13 साल से कोमा में रहे मरीज को जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति दी। यह अनुच्छेद 21 के तहत है, जहां यह बोला जाता है गरिमामय जीवन जीने का अधिकार सभी को है। ठीक है, विश्व की हम बात करते हैं तो नीदरलैंड 2002 में इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। इसके अलावा बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में विभिन्न रूपों में इच्छा मृत्यु वैध है। अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करते हैं तो ये है चंडीगढ़। ठीक, देखिए तो चंडीगढ़ 99.93% की उल्लेखनीय साक्षरता दर हासिल करके लद्दाख के बाद भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और यह उपलब्धि कार्यक्रम उल्लास के तहत, ध्यान रखेंगे कार्यक्रम उल्लास की हम बात करते हैं तो ये 2022 से 2027 तक के लिए लाया गया है सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार का यह योजना है जिसके तहत सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक पूरे भारत को साक्षर बनाना है। चलिए अब आप मुझे कमेंट में उत्तर दीजिएगा कि प्रथम राज्य कौन है जो साक्षर बना है। ठीक है, हाल ही में ये बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत की पहली खुले तौर पर क्वेयर सांसद बन गई है? तो क्वेयर सांसद कौन बन गई है? तो आप इसे भी आप याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा मेनका गुरुस्वामी। देखिए इनका नाम है मेनका गुरुस्वामी। राज्यसभा की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल से है, पहली बार इन्होंने सांसद बना है। और इनका पार्टी की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस है। देखिए भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी खुले तौर पर क्वेयर व्यक्ति को चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस एशियाई देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल की हम बात करते हैं तो भारत का बहुत ही अच्छा एंटी डिफेंस मिसाइल है। ठीक है, एंटी डिफेंस मिसाइल की बात करें, साथ ही साथ ये एक प्रकार का मिसाइल है और इस मिसाइल को हाल ही में इंडोनेशिया के द्वारा खरीदा जाएगा। ठीक है, तो इंडोनेशिया के साथ इसका डील हो गया है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। यह सौदा लगभग $450 मिलियन का बताया जा रहा है। तो भारत की रक्षा तकनीक जो है ये काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ठीक है, इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत का जो रक्षा प्रणाली है काफी ज्यादा सामने आया है पूरे विश्व में कि किस तरह से भारत अपने आप को बचाता है, डिफेंड कर पाता है। तो ठीक, यदि हम बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की तो सबसे पहले फिलीपींस के द्वारा खरीदा गया है। फिलीपींस वर्ष 2022 में खरीदने वाला पहला देश बना। इसके अलावा वियतनाम, मलेशिया सहित अन्य कई देश भी इस मिसाइल को खरीदने में रुचि ले रही है। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। इसकी गति की बात कर रहे हैं तो मैक 2.8 से 3 इसकी गति है, यानी कि ध्वनि से बात करते हैं तो ध्वनि से 3 गुना तेज है। ये मारक क्षमता 290 से 500 किलोमीटर तक ये मारक क्षमता है इसका। भारत की डीआरडीओ और रूस की एनपीओ मशीनोत्रेस्निया द्वारा इसका विकास किया गया है। यह जमीन, समुद्र, पनडुब्बी और हवा से लॉन्च की जा सकने वाली दागों और भूल जाओ तकनीक पर आधारित एक मिसाइल है। देखिए इसकी महत्व क्या है, तो भारत की रक्षा निर्यात क्षमता मजबूत होगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन भी मजबूत होगा। इस डील का जो विशेषता है वो मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के 94 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 94 ग्रैंड मास्टर की हम बात करते हैं तो मयंक चक्रवर्ती बन गए हैं। देखिए मयंक चक्रवर्ती असम राज्य से आते हैं। वे उत्तर पूर्व भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है। इसके आप याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अभी तक जितने भी ग्रैंड मास्टर देखे थे वो खासतौर पे उत्तर भारत या फिर दक्षिण से सर्वाधिक हम देखे हैं। इसकी वर्तमान उम्र 16 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में
कुशुनपुर गांव को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? तो कुशुनपुर गांव की हम बात करते हैं तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है। ठीक है, इस गांव में यदि हम बात करते हैं तो डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे ई गवर्नेंस, स्मार्ट कृषि, टेलीमेडिसिन और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करके आत्मनिर्भर बनते हैं, जहां शहरों जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी ई गवर्नेंस को लाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ई गवर्नेंस इस गांव में आएगा, इसलिए इस गांव को स्मार्ट गांव भी कह दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में बिम्स्टेक सदस्य देशों के युवा नवाचारकों और पेशेवरों के बीच सहयोग बढ़ने के लिए बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनियमन कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र में 9 से 15 मार्च 2026 तक चला है ये बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की हम सदस्य देशों की बात करते हैं तो इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। ठीक है, तो इन देशों के 30 युवा पेशेवर इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार की हम बात करते हैं तो इस पुरस्कार के लिए जयंती कुमारेश को चुना गया है। यदि हम इस पुरस्कार की बात करते हैं तो इस पुरस्कार कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार म्यूजिक एकेडमी मद्रास के द्वारा प्रदान किया जाता है और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जिसका उद्घाटन मार्च 2026 में होगा किस शहर में है? तो किस शहर में इसका उद्घाटन भी हो गया है? ये श्रीनगर में है। श्रीनगर में आप देख सकते हैं ये ट्यूलिप फूल है, फ्लावर है। देखिए इसका उद्घाटन 16 मार्च 2026 को किया गया था। इस गार्डन का उद्घाटन उमर अब्दुल्ला ने किया है। इस गार्डन में 70 से ज्यादा किस्मों के लगभग 10 लाख से 18 लाख ट्यूलिप बल्ब लगाया गया है। तो याद रखिएगा, गार्डन खुलने के साथ ही कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल और पर्यटन मौसम की शुरुआत होती है। चलिए तो इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल सागर और होर्मुज जल डमरू मध्य में चल रहे संकट के बीच निर्यातकों को रसद सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो कौन सी योजना शुरू की है? तो रिलीफ योजना शुरू की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नारियल उत्पादन के मामले में विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो देखिए नारियल उत्पादन का बात करते हैं तो भारत अभी वर्तमान में प्रथम स्थान पर आ गया है। ठीक, तो भारत में 30% से अधिक उत्पादन का हिस्सेदारी है। कुल वैश्विक क्षेत्रफल का 12,390 हेक्टेयर है। भारत में लगभग 2,165.20 हजार हेक्टेयर में नारियल की खेती की जाती है। देखिए भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में नारियल संवर्धन योजना की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक यानी कि गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया है? तो कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश का आदेश दिया है? तो यह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 सप्ताह। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक माताओं के लिए मातृत्व अवकाश पर लगी उम्र सीमा को असंवैधानिक घोषित करते हुए हटा दिया है और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 64 को असंवैधानिक घोषित किया है। अब इसके तहत गोद लेने वाली माता चाहे किसी भी उम्र की होंगे तो 12 सप्ताह के लिए वैसे मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। किस देश द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भारतीय नौसेना ने भाग लिया? तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 2026, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो सी ड्रैगन 2026 में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हुआ है। आप देख सकते हैं इमेज में भी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है और इसमें कुल 4 देश भाग लिए हैं। कौन कौन से 4 देश है? तो यूएस है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये देश हैं। देखिए सी ड्रैगन एक बहुराष्ट्रीय एंटी सबमरीन वारफेयर अभ्यास है। एंटी सबमरीन, ठीक है, नौसेनाओं के द्वारा संयुक्त किया गया यह युद्धाभ्यास है। ठीक, इसका आयोजन संयुक्त राज्य अभ्यास यूएस नेवी द्वारा किया गया। वर्ष 2026 का संस्करण गौम जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है, तो गौम के निकट आयोजित किया गया। यह अभ्यास इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों के बीच महत्वपूर्ण है।
इसमें कौन कौन सा देश भाग लिए मैंने आपको बताया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड। तो ये 5 देश इसमें भाग लिए हैं। अब हम प्रमुख युद्धाभ्यास की बात कर रहे हैं तो देखिए, अभ्यास दोस्ती ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच चलता है। डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य। ऑस इंडेक्स ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के मध्य। कोकड़ भारत और ब्रिटेन के मध्य। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के मध्य। शक्ति भारत और फ्रांस। वरुण गरुण ये तीनों भारत और फ्रांस के मध्य चलता है। वही भारत और जापान के मध्य देखिए, ये प्रमुख 5 युद्धाभ्यास है, जिसमें सिन्यू, मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जिमेक्स युद्धाभ्यास और धर्म गार्जियन, ये डबल हो गया है। ठीक है, विनबैक्स की बात करते हैं तो भारत और वियतनाम है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास और टाइगर क्लॉ ये 3 युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य चलता है। रूस और भारत के मध्य इंद्र अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के मध्य। अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के मध्य। ठीक है, और एक और युद्ध अभ्यास है काजिंद। ठीक है, काजिंद युद्ध अभ्यास ये भारत और काजाकिस्तान के मध्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मार्च 2026 में नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की मानद उपाधि किसे प्रदान की गई? ठीक है, तो बड़ा नाम है नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो इस मानद उपाधि से एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। ठीक, एन चंद्रशेखरन की हम बात करते हैं तो ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। ठीक है, इन्हें यह पुरस्कार या सम्मान यूनाइटेड किंगडम सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक, कौन सा पुरस्कार या सम्मान दिया गया है? तो नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया? तो भारत और यूके के व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए इसे प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा कावेह मदानी को प्रदान किया गया है। देखिए, कावेह मदानी को प्रदान किया गया है। ये प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर है। क्यों प्रदान किया गया? तो उन्हें जटिल जल संकटों, जल प्रबंधन और गेम थ्योरी के माध्यम से नीति निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। विशेषता, तो कावेह मदानी को स्टॉकहोम वाटर प्राइज प्राप्त करने वाले अब तक के सबसे युवा व्यक्ति बने हैं। तो सबसे युवा व्यक्ति बन गया है ये। ठीक है, और इस पुरस्कार को जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो जल विज्ञान और सतत विकास के लिए दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9वीं सदी का प्रम्बानन मंदिर किस देश में स्थित है जिसे फिर से बनाने के लिए भारत ने उसके साथ साझेदारी की है? ठीक, तो प्रम्बानन मंदिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है, आप इसे जरूर याद रखिए। कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, देखिए, तो 9वीं सदी की ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। भारत ने इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए इंडोनेशिया के साथ साझेदारी की है। ध्यान रखेंगे, ये प्रम्बानन मंदिर है, ये इंडोनेशिया में है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थान के रूप में भी शामिल है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के साथ इस परियोजना में सहायता करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कालिंजर किले की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है जिसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है कालिंजर किले की पहाड़ी को, और ये कहाँ है? तो देखिए, तो यदि हम कालिंजर किले की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, देखिए, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर किला पर्वतीय क्षेत्र को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह किला एक एकांत पहाड़ी शिखर पर स्थित है जो विंध्य पर्वतमाला और केन नदी से घिरा हुआ है, जिससे यह रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। ठीक है, जो कालिंजर किला है ये विंध्य पर्वतमाला और केन नदी से घिरा हुआ है। इसको याद रखेंगे, कौन सा राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, इसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वर्ष 2024-25 के लिए भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य बन गया है?
तो भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य की हम बात करें तो ये तमिलनाडु है। ठीक है, देखिए 2024-25 के लिए गारमेंट एक्सपोर्ट 7,997.17 मिलियन डॉलर रहा, जो पिछले 4 वर्षों की तुलना में 29.12% की वृद्धि है। वही हम बात करते हैं भारत के निर्यात में तमिलनाडु का हिस्सेदारी की, तो ये 21.84% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को यूके हाउस ऑफ कॉमन्स 2026 में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। ठीक है, ये भारतीय अभिनेत्री है, इसे हाल ही में यूके हाउस ऑफ कॉमन्स 2026 में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चुना गया है, उसे सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसने जीता है? मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज की हम बात करें तो इसके विजेता है विलियम डेरलिम्पन। ठीक, याद रखेंगे विलियम डेरलिम्पन। इसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इसे मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक, कौन सा पुस्तक के लिए? तो उसकी पुस्तक है द गोल्डन रोड, हाउ एशियंट इंडिया ट्रांसफर्ड द वर्ल्ड। ठीक है, हाउ एशियंट इंडिया ट्रांसफर्ड द वर्ल्ड के लिए दिया गया है, इस पुस्तक के लिए दिया गया है। यदि हम विलियम डेरलिम्पन की बात करते हैं तो स्टॉकिस यानी इतिहासकार और लेखक है, स्टॉकिस यानी कि ब्रिटिश भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी किस देश को मिली? किस देश को मिली है? तो भारत को मिली है, और भारत के भुवनेश्वर यानी कि ओडिशा, ठीक है, ओडिशा में इसका आयोजन होगा। ठीक, तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के इंडोर स्टेडियम में यह आयोजन होगा। पहली बार है जब वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप भारत में होगा। ठीक, इससे पहले जापान, कतर और चीन में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो यदि हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में इस आयोजन को कराने वाला ये चौथा देश बन जाएगा। ठीक है, तो यह टूर्नामेंट हर 2 साल में होता है। प्रारंभ हुआ था 1985 में पेरिस से। 2028 में होने वाला यह जो संस्करण है इसका 22वां संस्करण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आधिकारिक करियर में 900 गोल करने वाले दूसरे पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी बने हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की यदि हम बात करते हैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये प्रथम स्थान पर है जो 900 गोल किए हुए हैं। ठीक है, तो लियोनेल मेसी अब बन गए हैं, ये दूसरे क्रम के फुटबॉलर बन गए हैं। और वही तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं तो पेले है, ये 765 आधिकारिक गोल के साथ सूची में तीसरे स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णा कुमार ठाकुर को किस संगठन में निदेशक नियुक्त किया गया है? कृष्णा कुमार ठाकुर की हम बात करते हैं तो ये एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के निदेशक बन गया है। ठीक है, याद रखेंगे कब बने हैं? तो मार्च 2026 में बने हैं। तो इसे एनएमडीसी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा के 1998 बैच के अधिकारी है। उन्हें भारतीय रेलवे और सीपीएसई में मानव संसाधन और प्रशासन में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। एनएमडीसी में शामिल होने से पहले उन्होंने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, नॉर्थ कोरिया के तीसरी बार चीफ कौन बने हैं? तो नॉर्थ कोरिया के चीफ आप चेहरे ही देख के पहचान सकते हैं। ठीक है, तानाशाह शासक है ये किम जोंग उन। तो किम जोंग उन ये 23 मार्च 2026 को चुने गए हैं। देखिए, उत्तर कोरिया की यदि हम चुनाव की बात करते हैं कैसा होता है, आप भारत के चुनाव को तो आप जानते ही जानते हैं कैसे लोकसभा राज्यसभा का चुनाव होता है, या तो विधानसभा या कोई लोकल बॉडी का चुनाव होता है। तो उत्तर कोरिया की यदि हम बात करते हैं तो उत्तर कोरिया में कुल 687 सदस्य है और 687 सदस्य चुने गए हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मतदाता हो उसे एक मत पत्र दिया जाता है जिसमें एक उम्मीदवार का नाम लिखा होता है और उस उम्मीदवार पे वो टिक करते हैं, और यदि विरोध करना चाहते हैं तो दूसरा बूथ होता है, 2 बूथ होगा। यदि आप टिक करेंगे मतलब इस बूथ में आप रखेंगे और हामी भर रहे हैं, और दूसरे बूथ में हामी नहीं भर रहे हैं तो आप दूसरे बूथ में जाके उसको रख देंगे। ठीक है, तो यह प्रक्रिया गुप्त नहीं होती और इसे राजद्रोह जैसा माना भी जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है?
तो भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ठीक है, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत को 13वां स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, भारत को 13वां स्थान प्रदान किया गया है। और वही प्रथम स्थान की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान है। ठीक है, तो भारत ने अपने आतंकवाद प्रोफाइल में सुधार दर्ज किया है, जिसमें 2025 में आतंकी घटनाओं में 43% की कमी आई है। फिर भी यह आतंकवाद से प्रभावित प्रमुख देशों में शामिल है। ठीक है, पहले स्थान पर पाकिस्तान है, दूसरे स्थान पर ठीक बुर्किना फासो है, तीसरे स्थान पर नाइजर है, चौथे स्थान पर नाइजीरिया है, फिर माली है, सीरिया है। ठीक, याद रखेंगे आप, पहले स्थान याद रखिए पाकिस्तान, मतलब सबसे ज्यादा वहां पे टेररिज्म हम देखते हैं। अब भारत 13वां स्थान पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24 मार्च को जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश भारत बन गया है। ठीक है, शहर की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले दिल्ली शहर था। अब दिल्ली ना होकर उत्तर प्रदेश के लोनी शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर में शामिल है और नई दिल्ली चौथे नंबर पर आ गया है। और देखिए पूरे दुनिया की यदि हम 10 सबसे प्रदूषित शहर की बात करते हैं तो इस 10 सबसे प्रदूषित शहर में भारत के 5 हैं। कौन कौन है? गाजियाबाद, लोनी, असम का बर्निहाट, नई दिल्ली और पश्चिम बंगाल का उला शामिल है। ठीक है, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट? तो इसे स्विस IQ एयर के द्वारा जारी किया जाता है, प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, जो प्रदूषण को मापता है। ठीक है, कि किस देश में कितना ज्यादा प्रदूषण है। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट इंडेक्स की बात करते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, भारत 13वां स्थान पर, अभी मैंने आपको बताया। ठीक, पाकिस्तान पहले स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की हम बात करें तो भारत 116वां स्थान पर है, फिनलैंड प्रथम स्थान पर। हैनले रिपोर्ट में भारत अभी वर्तमान में 80वां स्थान पर है, इसे आप याद रखेंगे, और सिंगापुर प्रथम स्थान पर अभी भी बना हुआ है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 91वें स्थान पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथा स्थान पर है और अमेरिका प्रथम स्थान पर है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में 6ठा स्थान पर भारत, चाइना प्रथम स्थान पर। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 16वें स्थान पर भारत है और सिंगापुर प्रथम स्थान पे। आप इसे याद रखिएगा, भारत ये पहला संस्करण है और भारत के द्वारा ही इस इंडेक्स को लाया गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में तीसरे स्थान पर भारत, अमेरिका प्रथम स्थान पर। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत 38वां स्थान पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत 38वां स्थान पर और ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत 42वें स्थान पर आ गया है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो समान नागरिक संहिता पारित करने वाला भारत का यदि दूसरा राज्य की हम बात करते हैं तो गुजरात है। वही प्रथम राज्य की बात करें तो उत्तराखंड बना हुआ है। ठीक है, गोवा की हम बात करते हैं तो गोवा ये 1947 से पहले से ही इसमें समान नागरिक संहिता लागू थी। ठीक है, हालांकि इसे वहां के पुर्तगाल शासक के द्वारा लागू किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड। ठीक है, तो गोवा में 1947 मतलब आजादी से पहले से ही यह कानून लागू हुआ है। ठीक है, इसलिए अभी यदि आजादी के बाद की बात करते हैं, नया संविधान लागू होने के बाद करते हैं तो उत्तराखंड में पहली बार लागू हुआ और अब गुजरात में लागू हो गया है। देखिए गुजरात दूसरा राज्य बन गया है उत्तराखंड के बाद। क्या क्या विशेषता है, प्रावधान है? देखिए यह कानून सभी धर्मों के लिए समान कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशन जैसे विषय शामिल है। नए कानून के तहत बहुविवाह प्रतिबंधित है। अनुसूचित जातियों को इसके प्रावधानों से छूट दी गई है। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप का पंजीयन कराना इसमें अनिवार्य है। देखिए यदि हम DPSP की बात करते हैं, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की यदि हम बात करते हैं तो इसके अनुच्छेद 44 के अनुसार समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। राज्य चाहे तो अपने क्षेत्र में समान नागरिक संहिता लागू कर सकता है। हालांकि भारत में अभी लागू नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि भारत में भी जल्द से लागू कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य, ध्यान रखेंगे, सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है, यह है KV रमना मूर्ति। ठीक है, तो KV रमना मूर्ति का फुल फॉर्म या पूरा नाम देखिए कोम्पवेला वेंकट रमना मूर्ति है। ये सेबी का पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं। 1991 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारी हैं।
यह नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए है, इसे भी आप याद रखिए। इससे पहले वे रक्षा लेखा के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करते। देखिए सेबी की यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को होता है। 30 जनवरी 1992 को इसे कानूनी दर्जा प्राप्त होता है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाना मोहताज को हराकर इंडिया ओपन 2026 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिला वर्ग का खिताब आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से भी, अनाहत सी है। तो अनाहत सी हाना मोहताज को हराकर इंडिया ओपन 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, ये स्क्वैश का खेल है, याद रखेंगे। ठीक, यह उनका लगातार दूसरा इंडिया ओपन खिताब है। यह टूर्नामेंट मुंबई में आयोजित PSA कॉपर स्तरीय स्क्वैश प्रतियोगिता है। पुरुष वर्ग की हम बात करते हैं तो इसमें अभय सिंह खिताब अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोयला भंडार के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो कोयला भंडार की हम बात करते हैं तो भारत इसमें 5वां स्थान पर है। ठीक, तो 5वां सबसे बड़ा कोयला खदान या कोयला भंडार भारत में है। यह भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को लगभग 60 से 70 वर्षों तक पूरा कर सकता है। तापीय ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से भारत में बिजली उत्पादन में कोयले का योगदान लगभग 74% है। भारत विश्व स्तर पर कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो कोयले में जो अभी आज हम वर्तमान में बात करते हैं विद्युत उत्पादन का, थोड़ा सा आप इसमें परिवर्तन देखिएगा। यदि हम रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत, तो परंपरागत लगभग 50% है, गैर परंपरागत भी लगभग अब 50% हो गया, तो इसे आप सुधारिएगा, 50% रखिएगा। ठीक है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के पास विश्व का सबसे बड़ा कोयला भंडार है जो वैश्विक कुल भंडार का लगभग 22 से 24% है। इसके बाद रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन है। ठीक, फिर भारत का 5वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सी टीम IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है? तो IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम की हम बात करते हैं तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। अभी देखिए वर्तमान में IPL मैच चल रहा है, अब हमें IPL का नए विजेता मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले की बात करते हैं 2025 की, तो 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यह खिताब पहली बार अपने नाम किया है। ठीक, देखिए IPL चैलेंजर्स बेंगलुरु यह IPL के इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है, जिसे मार्च 2026 में लगभग 16,700 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली में आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, वोल्ट वेंचर्स और ब्लैक स्टोन के कंसोर्टियम ने खरीदा है। 2008 में ये 455 करोड़ की शुरुआती वैल्यू से अब वर्तमान में 16 गुना अधिक बढ़ गया है। ठीक है, तो जब 2008 में IPL प्रारंभ हुआ था तो 445 करोड़ इसका वैल्यू था, अब 16,700 करोड़ रुपए हो गया है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण आधिकारिक तौर पर 25 मार्च 2026 को निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ? तो 25 मार्च 2026 को निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। यह इसका पहला संस्करण है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। कहाँ हो रहा है? तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ के 3 शहर में हो रहा है, रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर। इसे भी आप याद रखिएगा। इसका प्रारंभ 25 मार्च को हुआ है और समाप्ति होगा 3 अप्रैल को। ठीक, इसका शुभंकर है मोरवीर, ये छत्तीसगढ़ी शब्द है, जहां मोर मतलब मेरा, हमारा होता है, वीर मतलब साहसी होता है। ठीक है, तो यह मोरवीर यदि शुभंकर की बात करते हैं तो ये आदिवासी समुदायों की भावना, गौरव और पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पहली बार पैसिव इच्छा मृत्यु को कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है और इसी पैसिव इच्छा मृत्यु के द्वारा पहली बार किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु प्रदान किया गया या फिर वो मृत्यु प्राप्त किए हैं। तो ये कौन है? तो ये हरीश राणा है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए इच्छा मृत्यु 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक निष्क्रिय होता है, दूसरा सक्रिय होता है। ठीक है, तो वही मैं एक्टिव पैसिव बताया। तो एक्टिव मतलब सक्रिय, तो एक्टिव इच्छा मृत्यु की हम बात करते हैं, सक्रिय इच्छा मृत्यु की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मरीज होता है तो उसमें ऐसा चीज डाल दिया जाता है मरीज के अंदर, इंजेक्ट कर दिया जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में क्या होता है, व्यक्ति को मारा नहीं जाता। तो व्यक्ति यदि वेंटिलेटर पर स्थित है तो उसको जो सप्लाई प्रदान किया जा रहा है जिससे वो जीवित है, उस सप्लाई चेन को खत्म कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे यदि भोजन दिया जा रहा है तो भोजन को हटा दिया जाता है, भोजन नहीं दिया जाता, तो उससे क्या होता है, व्यक्ति का प्राकृतिक रूप से मौत हो जाता है। उसे ही हम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं। तो हरीश राणा को इसके तहत पहली बार इच्छा मृत्यु मिली। कब मिली? तो 24 मार्च 2026 को
इनका निधन एम्स नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो भारत का पहला मामला है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हरीश राणा की बात करें तो ये पंजाब विश्वविद्यालय में बीटेक की पढ़ाई करते थे। ठीक है, चौथी मंजिल से गिरने के दौरान उसके सिर में गंभीर चोट आई। कब? तो 2013 में। ठीक है, और वहीं से ये कोमा में चले गए और 31 वर्ष के हो गए हैं और 13 साल तक यदि हम बात करें तो अचेत अवस्था में ही रहे हैं। तो उसके माता पिता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पे इच्छा मृत्यु का याचिका दायर किया गया और इस तरह से उनको इच्छा मृत्यु मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसे याद रखिएगा, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, आपको पता होगा कि अभी ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के संयुक्त मतलब प्रावधान में युद्ध हो रहा है। ठीक है, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इजराइल और संयुक्त तरफ अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका है और इससे क्या हो रहा है, बहुत पूरे दुनिया में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है। क्योंकि ये दोनों देश मतलब एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं और एक दूसरे के तेल या फिर ऊर्जा भंडार को खत्म कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ऊर्जा संकट हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो स्ट्रेट ऑफ गल्फ या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये ईरान के प्रतिनिधित्व में आता है, उसके दायरे में आता है और ये उस क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया है और उनके द्वारा यह भी धमकी दिया गया है कि यदि कोई इस रास्ते से गुजरेगा तो उसे उड़ा दिया जाएगा। तो इसी चक्कर में ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये बंद हो गया है। ठीक है, तो इसी कुछ देशों के द्वारा यहाँ से सप्लाई प्रदान किया गया है ईरान के द्वारा। जैसे हम चीन की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो कुछ गिने चुने देश है जो इस रास्ते से परमिशन के तहत यहाँ से अपने जहाज को, ठीक है, कंटेनर को यहाँ से ले जा सकते हैं। चलिए तो देखिए, भारतीय नौसेना की अगुवाई में ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा 2026 लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भारत आने वाले तेल और गैस जहाजों की सुरक्षा करना है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच यह कदम उठाया गया है। भारतीय नौसेना युद्ध पोर्टों से ऊर्जा जहाजों को एस्कॉर्ट कर रही है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है जहां से 7 साल बाद चीन के साथ सीमा व्यापार फिर से करने का फैसला हुआ है? लिपुलेख दर्रा की हम बात करते हैं, उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ है ये, तो उत्तराखंड में। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की और यदि हम दर्रा की बात करते हैं तो ट्रिक याद रखिएगा, हेमा मालिनी। ठीक है, दर्रा में उत्तरी, तो उत्तरी से बनता है उत्तराखंड। मालिनी को याद रखिएगा, मालिनी। ठीक है, तो माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा, ये 3 दर्रा है उत्तराखंड में। चलिए, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक उच्च हिमालयी भारतीय या पर्वतीय दर्रा है। इसके माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार जून से प्रारंभ करने का फैसला लिया गया है। यह कदम 2020 कोविड-19 महामारी के दौरान लगाया गया 7 साल के प्रतिबंध को समाप्त करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2026 में बीबीसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीबीसी के नए महानिदेशक की यदि हम बात करते हैं तो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है मैट ब्रिटिन। ठीक है, याद रखेंगे, मैट ब्रिटिन को मार्च 2026 में बीबीसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसके स्थान ले रहे हैं? तो ये टिम डेवी के स्थान ले रहे हैं जिन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया है। तो मैट ब्रिटिन गूगल के पूर्व कार्यकारी अधिकारी है, जहां उन्होंने यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। चलिए दोस्तों, यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।